हाँ जिनके लिए तालियां बजा रहे वो है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, वो चली गई मगर हम तो वो बहुत टाइम बहुत पंक्चुअल बहन है, बहुत ऊर्जावान बहन है, और वो क्लास लेती रहती है आपकी। फिर से तालियां बजा। क्योंकि उन्होंने तो पूरा आज चलिए बहुत सुंदर आपका हमारे योगा चर्चा पर हम विराम देते हैं और आगे चलते हैं। आगे हमारा जो मिशन है जैविक खेती आहार पर हम चर्चा करते हैं। तो मैं आगे हम जैविक खेती पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ आदरणीय गजानन बाजर जी ने आमंत्रित किए हैं आज के हमारे मुख्य वक्ता। तो मैं उनको सादर निवेदन करती हूँ कि आज के हमारे मुख्य वक्ता को ससम्मानित इस योगाहार मंच पर अपने परिचय के साथ आमंत्रित करें। आदरणीय गजानन बाजर जी। गजानन बाजर जी। ओम 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 सदन को प्रणाम। ओम प्रणाम, राम राम। हमारे मुख्य जो वक्ता जो आज के हमारे प्रमुख वक्ता है आदरणीय गजानन बाजट जी, मेरा ही नाम है और उनका जो गांव है वो हमारे गांव के नजीक है। उनका गांव का नाम नावली है, तहसील रिसोड है, डिस्ट्रिक्ट वाशिम से है। वो आदर्श काश्तकार है और वो पिछले 8-10 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। और जो हमारा जैविक मिशन है डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन, उनके ही वो एक सदस्य है और वो अभी अपने कार्यक्रम में जुटे हैं। वो कैसे खेती कर रहे हैं वो हमें बताएंगे। गजानन जी सादर आमंत्रित है। हेलो गजानराव। गजानन भाऊ जुळलाय ना पण ते? हो जुटले ते काय व्हिडिओ ऑन आहे त्यांचा. गजानराव माईक म्यूट करा, हे अनम्यूट करा तुम्ही, त्यावेळेस मग आम्हाला तुमचं बोललेलं ऐकू येईल. अरे हाँ जुळले. हाँ हेलो। हा येऊन राहिला आवाज, आवाज येऊन राहिला तुमचा. आवाज उड़ा रहा ना? हो हो हाँ नमस्कार सर, मैं गजानन बागड़ नावली से बात कर रहा हूँ अभी। हेलो। हा येऊन राहिला आवाज, बोला तुम्ही, कंटिन्यू चालू ठेवा. माईक परत बंद केला. माईक परत बंद केला, लेफ्टच झाले. गजानन भाऊ ते परत लेफ्ट झाले. नेटवर्कचं काही अडचण आली असेल त्यांना. जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, आप सादर आमंत्रित है. ओम सभी को ओम जय गुरु। जी ओम। जी जब तक हमारे मुख्य अतिथि जुड़ जाएंगे तब तक आप योगार मंच पर अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल जी ओम। सदन को नमन।
मुझे कहा गया है कि मैं अपनी बात सदन में रखूं, तो चूंकि ये खेती का विषय है, जैविक खेती का विषय है, तो हम लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उसी की चर्चा करेंगे। हमारे आदरणीय राजे राकेश जी गौर साहब है, तब इनके खेत पर जब हम गए थे तो वहां पर इन्होंने क्या किया है, अपने खेत के जो मेड़ है उसके साइड में 2 फुट की ऐसी एक नाली जैसी बहुत लंबी बना दी है, और उसमें जितना भी कचरा और गोबर ये डालते हैं उसमें डाल देते हैं, तो वो जो पका हुआ गोबर खाद इनको वहां से मिल जाता है और उसका उपयोग ये अपने खेत में करते हैं। इसके साथ ही आप हमारे जो आदरणीय डॉक्टर चौहान सर ने जो हमको ट्राइकोडर्मा, वर्टिसिलियम, बवेरिया वेशियाना, टीएसवी कल्चर इनको मल्टीप्लाई करना जो बताया है, उस पर भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं स्वयं भी आदरणीय हमारे शरद भैया जी, मैं, तुलाराम जी, और राजेंद्र मेहरा जी, राकेश गौर जी, एमएल गौर साहब, ऐसे हम लोग, गणेश गौर जी, सुशील गौर जी, ऐसे 10 किसान जो है यहाँ पर इस काम में लगे हुए हैं। और अब मूंग की खेती में हम उसका उपयोग करके देख रहे हैं कि किस तरह से उसके रिजल्ट आते हैं, और जब इसके रिजल्ट आएंगे तो हम अपने सदन में आप सब लोगों को बताएंगे। एक और बात है कि अभी आज या कल से ही हमारा लगभग निरंतर चलने वाला निःशुल्क प्रशिक्षण आदरणीय हमारे डॉक्टर चौहान साहब देने वाले हैं। तो हमारे योगाहार से जो भी सदस्य इस प्रशिक्षण में जुड़ेंगे उनको भी इसका लाभ होगा। जी ओम। रंजना जी देखिए, हमारे मुख्य अतिथि महोदय जुड़ गए। ओम। आदरणीय भाई साहब जी, सभी आपको प्रणाम, वंदन। मैं महाराष्ट्र से नीलकंठ साबड़े बात करता हूँ। सभी सदन को ओम प्रणाम। आदरणीय भाई साहब जी, ये जो प्रशिक्षण हो रहा है डॉक्टर चौहान साहब का, तो ये ऑनलाइन होगा? जी, अच्छा अच्छा। और 9 बजे से लेकर के 9:45 तक ये 1 सप्ताह तक लगातार चलेगा, फिर कुछ दिन रुकेगा, फिर चलेगा। इस तरह से इसकी जो है गूगल मीट पर ही ये होगा प्रशिक्षण। तो हम जब अपनी ये बनेगी नीट, तब हम डाल देंगे तो आप सब लोग उस पर जुड़ सकते हैं। जी हो। अच्छा, कल से? हाँ, शायद आप अभी आज भी हो, आज से भी हो सकता है या कल से। जी रात में 9 बजे से ना? जी 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 ओके ओके, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत। जी। सभी को बहुत लाभ होगा इससे। हाँ, सब जो भी सज्जन है इससे जुड़ेंगे तो बहुत बढ़िया, और कितने इसका बजे? प्रचार प्रसार भी हो जाएगा। जी कितने ओके, बजे होगा धन्यवाद। वो? वो रात्रि में 9 बजे से 9:45 तक 45 मिनट। ओके ओके, अच्छा टाइमिंग रखा है। ओके लिंक यही ओम। रहेगी। अलग से बनेगी वो, फिर हम डाल देंगे इसमें ही अपने योगाहार में, रंजना जी से बोल करके इसमें ही करवा देंगे। ठीक है, गूगल मीट पर ही रहेगी। ये कह रहा मैं यही लिंक से जुड़वा देना, यही डाल देना। अच्छा, तो ये बोल देंगे तो इसी से जुड़वा देंगे। जी ओ। चलिए, तो अब आगे बढ़ाएं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय आ गए क्या? जी गजानन भाऊ, गजानन बाजट जी। शायद वो अभी तक तो नहीं जुड़े है वो।
जी मेरा जी भाई साहब आप कंटिन्यू चर्चा करें। जी हम कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। मतलब अब मैं अपनी चर्चा को कैसे बढ़ाऊं? अब आप बताइए अब। आ गए हैं शायद, ये अपने खेत में तो है कोई, देखिए क्या कौन चल रहा है। नहीं वही एक गजानन बाजन जी जुड़े हैं, वो जो मुख्य वक्ता थे वो दूसरे है गजानन। हमारे ये अभी जो यादव जी बात कर रहे थे, ये कहाँ, ये अपनी बात कह सकते हैं कुछ? यादव जी कुछ सूचना वगैरह है वो बार बार डाल रहे हैं, तो वो बताएं। जी मैं आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर निवेदन करती हूँ कि आप आए और आप इस योगाहार कार्यक्रम में आके हमें जो भी आप सूचना निर्देश देंगे हम उसी पर परिचर्चा करेंगे। तो मैं आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर पतंजलि अनुसंधान केंद्र से सादर निवेदन करती हूँ आपको, मैं आप आ जाए, आपका स्वागत है। क्योंकि पवन सर को 2-3 दिन से सुने नहीं, तो फिर पवन सर की चर्चा सुनेंगे आज। जी आदरणीय पवन कुमार सर, आवाज आ रही है? पवन सर तक मेरी आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब जुड़ गए हैं। दिनेश भैया का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और आज के इस योगाहार कार्यक्रम में दिनेश भैया की आवाज नहीं सुनी है, तो हम दिनेश भैया से ही आज निवेदन करते हैं कि आप आए, आपका स्वागत है। और बताइए आप कहाँ गए थे? जी दिनेश भैया, आपकी व्यस्तता बताइए। जी दिनेश सेमवाल जी भाई साहब, आपका स्वागत है। हेलो, आवाज आ रही है? रंजना जी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। जी ओम। आज का विषय रखिए। अब कौन सा विषय पर चर्चा होगी आज? बने सिंह भाई साहब, आप तक आवाज आ रही है? जी दीदी प्रणाम। जी जी प्रणाम प्रणाम। आपने कल मुझे बहुत सारी फोटो वगैरह भेजी है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप से मैं निवेदन करती हूँ कि आप क्या अभी आपका जो कार्य है क्या हो रहा है आपके इसमें, तो आप थोड़ा सा सदन में बताने का कष्ट करें। जी हमारे क्षेत्र में 31 अप्रैल से 7 अप्रैल तक जो सार्वदेशिक आयुर्वेद दल के नेतृत्व में जो शिविर लगाया गया था हमारे पड़ोसी गांव में, वहाँ पर वो जो 350 बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। योग, आध्यात्मिक, लाठी चलाना, हमारे संस्कृति के प्रति, हमारे महापुरुषों के प्रति बच्चे आज दूसरी तरफ जो आकर्षित हो रहे हैं, उनको उन विषय में जानकारी देना। ऐसे लगातार 7 दिन तक एकत्रीकरण करके बच्चों को एक ही जगह गुरुकुल में वो ट्रेनिंग दी गई। उसमें समापन पे कल हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय, ऐसे हमारे योग गुरु जी काशीराम जी आर्यानल, ऐसे महानुभाव लोग वहाँ पर उपस्थित रहे और
विधायक से हमारी बात भी हुई प्राकृतिक खेती के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि जैसा आप बोलो वैसा मैं हम करने के लिए भी तैयार हैं। आप केवल आदेश करिए, आचार संहिता खत्म होते ही जैसे जैसे आप सुविधा मांगोगे मैं उपलब्ध कराऊंगा और सहयोग भी आपको प्रदान करूंगा। ऐसी सूचनाएं उन्होंने दी। सदन से मैं एक सुझाव मांगना चाहता हूँ थोड़ा सा हल्का। सभी को अपना सुझाव देखिए, गाय माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए और देश के बूचड़खाने बंद करने के लिए अभी अपन क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी बोल रहे हैं कि गौ माता सड़कों पे आई है, वो किसान के घर से आई है और हिंदुओं के घर से आई है। देश का बूचड़खाने चलाने में अहम भूमिका हिंदुओं की है और हिंदू ही कह रहे हैं कि देश के बूचड़खाने बंद करो। जब तक वो गौ माता की कीमत ना बनाएंगे और गौ माता को सुरक्षित नहीं करेंगे, जब तक इस कार्य को कैसे संभव है। ऐसे भी बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर कल शिविर समापन की ओर गौ माता को लेकर के, प्राकृतिक खेती को लेकर के, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई और बच्चों को अवगत कराया। जी ओम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश सिंह भाई साहब। और मैं आगे सादर निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री पवन कुमार सर को। क्या पाए, आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार सभी को, ओम। और मैं कुछ व्यस्त था पिछले कुछ दिनों से, तो जुड़ नहीं पाया बिल्कुल भी कार्यक्रम। मेरा ये मानना है कि जो अभी गणेश सिंह ने किया, बहुत मेहनत की बचना और उसको जो आवाज कट रही सर, आवाज नहीं आ रही स्पष्ट। ओके ठीक है, मैं जरा हिलता हूँ। तो जो गौ माता की जो स्थिति है और उसके ऊपर जो हम कई बार इस मंच पर चर्चा कर चुके हैं। अब आवाज आ रही होगी मेरा जी? आ रही सर आ रही सर आवाज जी, आ रही। ठीक है ओके। तो स्थिति को मैं अभी एक चर्चा परिचर्चा सुन रहा था और पहले भी सुनी है। ये जो उनके लिए जो वो जो अब कट रही है वो थोड़ा सा, वो कट नहीं आती है, जो भी उसके कारण। अच्छा, तो जो हमारे सहयोगी जीव हैं, इस धरती में रहने वाले जो जीव हैं, उनको अगर भोजन नहीं मिलता है तो उसके लिए फिर के लोग अपनाते हैं। अब गौ माता के केस में क्या होता है कि उसको किसान के पास उपलब्ध नहीं, क्योंकि चारे वाली फसलों को वो तो उगा नहीं रहे हैं या किसी और कारण से वो उन्होंने उनको छोड़ दिया है। वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो उसको लग रहा है कि ये मैं तो इसकी पालन पोषण देख रेख नहीं कर सकता हूँ। और एक आंकड़ा अभी ये कह रहा था कि, और ये बढ़ गया है कि देश में अभी जो चारे की उपलब्धता है वो करीब, उसकी जो कमी है वो 50% की है। मतलब जितना चारा होना चाहिए 50% ही उस मात्रा में उपलब्ध हो पा रहा है। और इसकी वजह से भी जो गाय को पालने की जो एक समस्या है, चारा की उपलब्धता नहीं होना, ये इस वजह से भी किसान उसको पालने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है। विशेषकर कि उन गाय में जो कि मेल है, तो उनको लगता है कि उसकी उपयोगिता नहीं, क्योंकि आप ट्रैक्टर को ले आया है, ट्रैक्टर आ गया है, तो ट्रैक्टर से आपका जो जोतने का काम है, तो 50% जो ऐसी मवेशी है, तो वो तो जो उपलब्ध है उसमें से ज्यादातर को इस तरह से छोड़ दिया जाता है। तो दूसरी जो समस्या है वो ये है कि एक तो जो बैल है उसकी उपयोगिता नहीं होना। दूसरा है कि उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ रही है, किसी भी उसकी देख-रेख करनी है, उसकी और जो है उसके जो जुड़ी हुई हैं, पानी की भी उपलब्धता है, पानी की भी समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो इन वजह से भी किसान जो है वो
गौ माता को आ रहा है और ये सभी समस्या द्वारा ही हुई है और हमारे द्वारा ही अपनी जो जीवन शैली में जो परिवर्तन किया गया है उसकी वजह से ये समस्याओं का दिखाई दे रहा है और हमें एक तरफ पीड़ा भी हो रही है, दूसरी तरफ हम अपने जो अपनी जो व्यवस्था है या अपना जो व्यवहार है उसमें भी आवश्यक परिवर्तन नहीं कर पा रहे। तो इस विषय पर अगर हम हमारे साथी कुछ विचार हैं उसके बारे में सुझाव देना चाहें तो ये एक हम उस पर चर्चा कर सकते हैं और हालाँकि बहुत सारे मॉडल निकल कर के आए हैं, लोगों ने इसके ऊपर व्यावसायिक रूप से गौमूत्र, गोबर को लेते हुए उपयोगी बनाने का प्रयास किया है। लोगों को अपने इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया है, लेकिन ऐसे प्रयास बड़े छूट-मूट हैं और इसके लिए मुझे लगता है कि ये संगठित रूप से व्यक्ति को ही नहीं बल्कि एक समूह को साथ मिल कर के काम करने की ज़रूरत है और समूह जब इस तरह से इसके बारे में विचार करेंगे और अपनी स्थिति के अनुसार, अपने गाँव की स्थिति के अनुसार इस विषय पर या तो चारा बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे मेड़ों के ऊपर, बाकी खाली जगह पर चारा का जाल लगाने का प्रयास करेंगे या उसके पीछे जो आवश्यक मेहनत की जो ज़रूरत होती है, इनको रखने के लिए और इनकी देख-रेख करने के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, इन सब व्यवस्थाओं के लिए कहीं न कहीं सामूहिक रूप से अगर प्रयास करते हैं और केवल यही नहीं सोचते कि गौशाला ही होना है, हम गौशाला हर गौशाला कहीं हम इस काम को आगे ले पाएँ। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ प्रयास हमारे तरफ से भी कुछ किए जाते हैं और लोग इसके बारे में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो हो सकता है कि निकले सारे मॉडल इसके निकल सकते हैं काम करने के। तो इस विषय पर अनुभव क्या कहता है? हमारा आपका अनुभव क्या है? ज़मीनी स्तर पर क्या हमारी सोच है? और मुख्य बात यह भी है आज की परिस्थिति में कि क्या इनकी पॉपुलेशन को हम इनकी जो जनसंख्या है, गौ माता मेल उसकी जनसंख्या को किस प्रकार से हम रेगुलेट कर सकते हैं, इसको बढ़ने से रोक सकते हैं और जिससे कि फिर बाकी समस्याओं का समाधान हो सके। पूर्व में जो समाधान था वो ये था कि एक वर्ग इनको विशेष जो और अन्य जो जानवर थे उनको ले जाए उनको कहीं न कहीं किसी रूप में उसको आगे ये एक ऐसा कि वो पूरे तो इस पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके से इसको समझते हुए अगर हम इसके विषय पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो मुझे लगता है कि अ, कुछ साधन देता है तो उसका भी मेरा अभी आज के परिप्रेक्ष्य में ये मैंने देखा है कि और ये जो समस्या बता रहा हूँ भोजन की ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि चारा आपका दिन पर दिन महँगा भी होता जा रहा है और चारे को लगाने के लिए और करने के लिए सामान्य रूप से प्रयास नहीं हो रहे हैं। कर लेकिन एक बड़े स्तर पर इसकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं हो पा रहे हैं और जिसकी वजह से ये हमको भोजन दे सकें और इनको उनके रहने के लिए उचित स्थान कर सकें। ये चीज़ पर समस्या है और ये समस्या पशुपालन से संबंधित जितने भी हमारे हैं, चाहे मुर्गी पालन है, चाहे और वो है, उनमें सब में यही समस्या होती है और कई बार इसको देखने को मिलता है। जो लोग इसको व्यवस्थित रूप से करते हैं, वो इसमें मुनाफ़ा अच्छी तरह से कमा ले जाते हैं। लेकिन बाकी जगह पर तो देखें तो उसमें समस्या है और उसकी जो जितनी लागत है, उतना लागत का नहीं निकल पाती। आज रोकता हूँ और ये करता हूँ कि इस चर्चा को आगे जाते हुए आगे संवाद करने का प्रयास धन्य जी, जी। जी, धन्यवाद सर। बहुत सुंदर सर, आपने आज हमारे सामने विषय रख दिया है। हम गौ माता के ऊपर और जो कि चारा जो हमसे बन पाए हम गौ माता के इस विषय पर हम चर्चा करें तो मैं मगर हमारे मुख्य वक्ता जो गजानन बाजड़ जी है वो जुड़ गए हैं। गजानन बाजड़ जी अपना माइक ऑन करिए।
गजानन बाजड़ जी, एक जगह पर ठहरिए आप बस. गजानन भाऊ, गजानन भाऊ, आपल्याला आवाज येतो? माईक ऑन करा, माईक. आवाजाचं बटन सुरू करा. गजानन भाऊ, आवाज येत नाहीये. गजानन भाऊ, म्यूट है, वो म्यूट है, अभी अनम्यूट नहीं है. हा भाऊ, गजानन भाऊ, त्या लालच्या बाजूनं 2 कॅप्सूल आहेत, त्यातलं एक तुमचं व्हिडिओचं चालू आहे कॅप्सूल, आणि त्याच्या बाजूची दुसरी कॅप्सूल त्याला टच करा, म्हणजे तुमचं आवाजाचं हे चालू होऊन जाईल. हा. 3 नंबरची बटन सुरू करा तुम्ही. हा, ठीक आहे. झालं का? नाही झालं नाही अजून. गजानन भाऊ, तुम्हाला आवाज येतोय ना? ते तिसरी बटन आहे ना, ती त्याला टच करा तुम्ही. आधी सुरुवातीला केलं होतं, पण आता काय माहिती काय प्रॉब्लेम येत आहे. हा झालं ना आता. ओके ओके, झालं. झालं. आता तुम्ही एका ठिकाणी बसा आणि आता सर्वांना हिंदीमध्ये थोडस किंवा मराठी ते बोलले तर चालेल, पण हो गया. हा, तो तर आपण पहिल्यांदा तुम्ही तुमचा परिचय द्या आणि तुम्ही केव्हापासून जैविक शेती करत आहात त्याचं थोडीशी माहिती द्या आणि कुठून प्रेरणा मिळाली हे पण तुम्ही सांगा. ठीक आहे? नमस्कार, मेरा नाम गजानन हरिभाऊ बाजड़, एट पोस्ट नावली, डिस्ट्रिक्ट वासिम, महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं. मैं पिछले 5 साल से हेलो. आवाज येत आहे आ रही आवाज आपकी, आप बोलिए. पिछले 5 साल से जैविक खेती कर रहे हैं हम, और ये शुरुआत से मेरे को खेती करने की प्रेरणा जो हमारे महाराष्ट्र के पंजाब की जो थिंग है, मतलब ग्रीन प्लांट कंपनी है, उनसे मिली है. कि जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने बहुत बार विजिट दी मेरे को, और विजिट दे के ये कंपनी से कोई प्रोडक्ट लेने के लिए उन्होंने मेरे को जबरदस्ती की. ऐसे भी कुछ ऐसी बात की तो चलती, उससे मेरे को प्रेरणा मिली. और 5 साल से उसके बाद हमारी जो योग ऋषि कंपनी है नेतंसा में, जैविक गट पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के दौरान उनसे भी हमने गट स्थापन किया. उसमें मैं एक गट का अध्यक्ष सभासद, और उनसे मैं 4 साल से उस गट में मेरी अध्यक्ष पद पे मेरे गांव में 25 लोग के साथ ये हमारा गट चल रहा है. और उसके बाद जो हमारे गजानन भाऊ है नेतंसा के, गजानन तुलसीराम बाजड़, उन्होंने 2 साल से मेरे को इतना प्रोत्साहन किया कि जो उन्होंने लैब डाली उसमें से औषध लेने का. ये जो 10 परनी अर्क है, अभी मेरे खेत में मूंग है, मूंग की फली है, तो अभी 10 साल से 2 साल से गजानन भाऊ ने मेरे को बहुत प्रोत्साहन दिया. और अभी 10 परनी अर्क है, लिंबूले अर्क है, अभी नीम तेल है, वो घर के बनाने के, डेपो बनाने के, S9 कल्चर का वापर करके खत बनाने का. पूरे डेपो मैंने खेत में गजानन भाऊ के तरफ से, मेरे गट के तरफ से लगा के पूरा 100% जैविक खत. अभी देखिए मूंगफली भी मेरे खेत में है, और कम से कम 5 साल से मैं ये कर रहा हूँ, और मेरे को मुनाफा भी वैसा अच्छा लग रहा है. अभी 3 साल मैंने कंपनी का ब्रांड लिया ग्रीन प्लांट का, और 2 साल से अभी मैं अपना खुद 10 परनी अर्क है, लिंबूड़े अर्क है, ये जो डेपो लगाते हैं हम, S9 के डेपो लगाए, S9 कल्चर बनाया, और कल्चर बना के गांडुल खत खुद खेत में बना के डेपो लगाए गांडुल खत के. और उससे मैं भी खुश हूँ, और बहुत ही मुनाफा अभी मिल रहा है.
5 साल से जो खेती, 5 साल के पहले जो मेरे पिताजी मेरे बुजुर्ग खेती करते थे, उससे भी अच्छा मुनाफा मेरे ख्याल से, उससे अच्छा ही मुनाफा आज हमारे को मिल रहा है। गेहूं हो, चना हो, तूर हो, या मूंगफली हो, या सोयाबीन हो। और आज मेरे पास एक गौ माता भी है, एक है उनका एक बछड़ा भी है। उनसे जो गौमूत्र से नाइट्रोजन का प्रमाण मिलता है, अभी वो ही बना के, उससे बना के ही हम छिड़काव करते हैं अब हमारे खेत में। और वो चारा की जो बात है, तो पूरा उनको भी अच्छा चारा मिल रहा है, पूरा जैविक होने के कारण, और हम भी समृद्ध है। हेलो, हाँ हाँ, बोला बोला, आवाज येत आहे. हम भी हा, उसमें समृद्ध है मैडम, क्योंकि कॅमेरा जर खाली केला ना तर तुमचं ते भैमुख पूर्ण दिसते. समोरचा कॅमेरा का? हा, समोरचा जर केला ना तर ते छान दिसते. बरं, पण तरी पण दिसून राहिलं तुम्ही, काही हरकत नाही, थोडा खाली केला. हा गजानन भाऊ, वरच्या कोपऱ्यात आहे ना, तर एक असे 2 बाण आहेत, गोल मध्ये करेल, त्या बाणाला टच केला की कॅमेरा आपला पुढचा होऊन जाते, मग ऑन होते, त्या बरोबर. कोपऱ्यातच. हा, हा, दिसत झालाय आहे. ना तरी. हो, झालंय झालंय. ओके ओके. सकाळचा हे असल्यामुळं हे आहे. हे सध्या मूग पेरलेला आहे, 3 एकर मूग आहे सध्या. आणि या मुंगाची याच्यामुळं व्हेरायटी कोणती आहे मुंगाची? अवस्थीची आहे ना, अवस्थी. मागच्या वर्षीला मेरी होती सर, या वर्षीला पुन्हा चेंज केली मी, अवस्थी टाकली. म्हणजे आणि भाजीपाला आता सध्या भाजीपाला बंद केलेला आहे सध्या. आता वांग्याची लागवड करायची आहे पुन्हा. जैविकच अभी आपने जो 100% मूंग का जो फसल लिया है, और गए हाँ साल में जो मूंग आपने वेराइटी चेंज की है, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? बहुत डिफरेंस है सर उसमें, क्योंकि वो जो नेरी कंपनी की मैंने मूंगफली ली थी पिछले साल को, उससे तो ये अच्छा दिख रहा है, क्योंकि अगले पिछले साल को एक तो कम हो गया था। जो अभी 1 हेक्टेयर के ऊपर मेरा मूंग है, उससे कम गए साल को ये थोड़ा, इनके जो पेड़ है मूंगफली है, तो बहुत छोटी छोटी थी। इस साल जो लिया, और पानी का जो देने का प्रभाव है, मैं छिड़काव से कभी पानी नहीं देता, पूरा जमीन लेवल पानी, मोकला पानी देते हैं हम, पानी स्प्रिंकलर से नहीं देते। ये देख रहे हैं आप, पूरा मोकला पानी दिया हुआ है। और उससे जो पिछले साल की जो मूंग की जो वैरायटी थी, उनको फूल लगना, फल लगना, वो थोड़ा कम था। इस साल अभी देखिए, अभी फवारनी करने की, ये देखिए, तो वो अगले साल से, पिछले साल से इस साल को अच्छा है। और पूरा जैविक खेत के होने के कारण, जो मैं 5 साल से खेत कर रहा, तो उससे अच्छा इस साल को मेरे को लगा। क्योंकि अभी जो गोमूत्र का वापर है, वो मैं टाकी नहीं दिख रही कि आपको, नहीं दिखेगी को, बहुत दूर है, उसमें 50 लीटर गोमूत्र डाल के अभी रखा मैंने कल शाम को, उसमें S9 डाल के रखा, और अभी उसका सवेरे सवेरे अभी ये मीटिंग होने के बाद उसका छिड़काव करने का है। तो इस जैविक खेती के से एक तो मेरे शरीर को फायदे हो रहे। अभी गेहूं हो, अभी ऊपर मेरे खेत में ऊपर ज्वारी भी है। अभी ये वो इधर से नहीं दिखेंगी, वो दूर है वो। तो फायदे तो मुनाफे तो बहुत ही है। एक तो अपने शरीर के लिए मुनाफे अच्छे है, देश के लिए मुनाफे अच्छे है, और अपने खेत के लिए भी। जो अपने खेत का लेवल था, अभी मेरे खेत का लेवल और बाकी मेरे काका जी के खेत का लेवल बहुत ही डिफरेंस हो गया। क्योंकि खेती में ये जैविक से जान आ गई, जान, ऐसा मैं कह सकता हूँ। हेलो, हाँ जी गजानन जी, आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि
जब आप बोल रहे हैं कि मैं खुला पानी छोड़ देता हूँ इस मूंग के फसल को, तो हाँ हाँ हाँ। आपको नहीं लगता है कि पानी की बचत होना चाहिए, या नहीं। इससे खुला पानी से अपने जो खरपतवार यानी तन, ये जो हम्म। गवत बोलते हैं अपन, गवत घास बोलते हैं, वो हो ना, हो ज्यादा ना, हो ना। आपको तकलीफ होती है। और आप नहीं नहीं। खरपतवार तन के नियंत्रण के लिए क्या करते हैं इसमें जैविक खेती में? अभी सर खरपतवार के लिए मैंने 2 बार इनकी डवरनी की, और अभी जो हमारे घर के औरत है वो चालू है। ऐसा कुछ भी नहीं सर कि अपने को लगता है कि पानी मोकला देने के बाद बहुत खरपतवार बढ़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं सर, ये अपने ख्याल में भी लाने का नहीं कि ऐसा कि खतवार ये तनकट जो खेत में निकलता है वो ज्यादा होगा। नहीं नहीं नहीं, ये समस्या ही नहीं मेरे को सर। और रही बात पानी की, पानी बचत की, ये तुम्हारी सही बात है सर, पानी बचत हो जाती है। लेकिन अभी मोकला पानी देने के बाद 20 दिन आता ये धूप के दिन है, इसमें कम से कम 15 दिन तो पानी देना नहीं पड़ता। और जो स्प्रिंकलर का पानी देते हैं हम, वो तो अभी आज दिया है कि 8 दिन में लगाना पड़ता। और ये जो पानी है, ये पानी से बचत होती नहीं है मेरे को पता है, लेकिन जो 15 दिन में 2 बार पानी देना पड़ता, तो ये 1 बार देना पड़ता। और ये जो खतवार का तुम परेशानी से बात कर रहे, परेशानी की बात कर रहे, वो मेरे खेत में नहीं है सर। अब आप दिख रहे हैं मेरे को, वीडियो कॉल है, आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें छुपाने की बात है। आप देखिए, तुम्हारे को खतवार अपने खेत में दिखेगा कि नहीं, क्योंकि ये देखिए, ये भी फट्टा देखिए, ये जो फट्टा है, ये फट्टा भी धूप के दिन छोटा रखना चाहिए, लेकिन मैं छोटा नहीं रखता, धूप के दिन भी बड़ा ही है। ऐसा कुछ भी नहीं सर कि धूप के दिन में उत्पादन में कमी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं सर। और खतवार की कोई तो टेंशन, मेरे को टेंशन ही नहीं, क्योंकि पूरे घर वाले हम काम करने के लिए एक ही घर के आदमी है। हमारी औरतें खेत में रहती है दिन भर। अभी फवारनी, आज फवारनी है इसलिए नहीं आएंगे वो, लेकिन पूरा घर का काम, पूरे लोग, औरत लोग हो, हम जेंट्स लोग हो, पूरा घर का घर काम करते हैं। इसलिए उसमें बाहर के आदमी या बाहर की औरत हम लगाते नहीं। अब इस दिन भी धूप में के दिन भी नहीं, तुम छाव के दिन हो, बरसात के दिन हो, हिवाले के दिन हो, दिन 365 दिन में कभी भी ऐसी बात नहीं है कि बाहर के लोग आएंगे। बाहर के लोग नहीं आते सर। और हमारी जो समस्या है, जब घर की औरत की बात बोलूं क्या, जब एमसी के प्रॉब्लम होते वो खेत में नहीं आती, क्योंकि वो जैविक खेत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो। मेरे ख्याल से मैं बताता सर, मैं क्या बुजुर्ग नहीं, लेकिन मैं मेरे ख्याल से बताता कि जब औरत को एमसी का प्रॉब्लम हो, वो खेत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे जो फल है, फूल है, अभी उन्हाले के धूप के दिन में, बरसात में भी, हिवाले में भी, वो प्रॉब्लम में खेती में लेडीज नहीं होना, औरत नहीं आनी चाहिए। ये मेरे ख्याल है। अभी मैं 5 साल 6 साल से दिख रहा हूँ, जैसे जैविक खेती में लगा, उस दिन से आज तक जो ये प्रॉब्लम है, उसमें हम औरत को खेत में नहीं लाते सर, क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम होता है उसका। प्रॉब्लम क्या है वो मेरे को पता नहीं, लेकिन 5 साल से मैं देख रहा, ये अड़चन होती तो हम खेत में उनको लाते नहीं, तो उनसे वो मुनाफा बढ़ गया, उत्पन्न हमारा बढ़ गया। पिछले साल को जब आपने बोला कि नेरिस कंपनी से जो मूंगफली लगाई थी, और मैं अपने को तो ये बताना चाहता हूँ कि अगले साल को मैंने 6 जून को जो अपना पानी है बोर का, विहीर का, उसके ऊपर सोयाबीन लगाई थी टोबनी यंत्र से। 2 फुट का सुआ छोड़ के तूर लगाई थी 100 नंबर गोल ग्रीन की। 1 टक्का कुछ सोया भी कम नहीं हुआ, अगले तूर भी कम नहीं हुई। और पानी का जो जो अपने सीजन लिया सोया का, तो उससे पहले लोगों का सीजन के पहले मेरा सीजन भी हो गया।
जी गजानन भाऊ, बहुत सुंदर। अब मैं आपका जो कार्य है बहुत अच्छा चल रहा है। अब एक नीलकंठ भैया, जी 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 जी, नीलकंठ भैया। हाँ। गजानन भाऊ जी, आप जो खेत जैविक कर रहे हैं, तो पूरा टोटल आपके पास खेती कितनी है? सर मेरे पास 7 एकड़ 11 गुंठे 3 हेक्टर के आसपास खेती है मेरे पास सर। अच्छा अच्छा। और उसमें से पूरा जैविक जो है, तो उसमें जैविक का कितना क्षेत्रफल है? पूरा का पूरा है सर। अच्छा। और पूरा का पूरा आपने आपके अभी मूंगफली 1.5 हेक्टर में है। मूंगफली 1 हेक्टर में है, लेकिन पूरा का पूरा जो क्षेत्र है मेरा 3 हेक्टर का, तो वो पूरा का पूरा जैविक में है सर। जी, तो आप जो 5 साल से ये जैविक खेती कर रहे हैं, तो उसमें आपने जैविक प्रमाणीकरण किया है क्या? हाँ किया ना सर, मेरे गट के तरफ से प्रमाणीकरण किया हुआ है। माटी परीक्षण मेरा प्रमाणीकरण बाकी है, लेकिन माटी परीक्षण, क्योंकि जब 100% जो काश्तकार जो शेतकरी खेती कर रहे हैं सर, उनका तो प्रमाणीकरण पीछे छोड़ रहे हैं ये लोग। अभी अच्छा मैंने अच्छा। पंजाबराव कृषि विद्यापीठ से, गजन भाऊ को भी पता है, मैं उस गट में हूँ। और 100% मेरे खेत से पूरे लोगों का डेमो लेके प्रमाणीकरण किया है। मेरे जो गट के लोग हैं, मेरे गांव के जो लोग हैं, उनका जी मेरे जी। खेत से माटी का डेमो लेके उनको प्रमाणीकरण दिया मैंने। क्योंकि अगर मैं नहीं देता तो पूरा गठ बंद पड़ता। अच्छा। और क्योंकि मेरा जो बोलने का, कर्मचारियों को बोलने का जो पद्धत है वो अलग है सर, थोड़ी सी। क्योंकि जो लोग ये देश को बचाना चाहते हैं, अपने घर को बचाना चाहते हैं, पहले मेरे घर से बात करता मैं। मेरे घर, मैं खुद को बचाना चाहता हूँ, मेरे घर को बचाना चाहता हूँ। उनको लोग वो तरीके के लोग नहीं ना सर। आज आज क्या है कि जो 2 नंबर के काम कर रहे हैं उनको ज्यादा, जो 1 नंबर का काम कर रहे हैं, ओरिजिनल काम करते हैं, उनको तकलीफ ज्यादा है सर। और जो जैविक खेती कम करते और थोड़े अपने कंपनी को, अपने गांव को बहुत बातें बड़े बड़े करते, उनको ज्यादा थोड़ा लोग उनको ही देते हैं। और अपना क्या है, आप हम तो जो ओरिजिनल खेती करते हैं ना, प्रमाणीकरण तो होगा ना सर, प्रमाणीकरण होगा। और नहीं भी हुआ तो अपने जो कोई भी अपने खेत में आया और अपने 3 हेक्टर में कहाँ से भी माटी का डेमो लिए गए, तो उनसे तो सर पूरा पता चलेगा कि खेती बातें करते हैं क्या खेती करते हैं, ये तो पता चलता ना सर। हाँ, ये सही है आपका। लेकिन मेरा कहने का ये है कि आपके पास जब ये जैविक प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट रहेगा, तो हाँ बोलिए। आपको जहाँ पर कोई कृषि का मेला लगेगा, या कोई जो लोग समझ सकते हैं इसका महत्व समझ सकते हैं, वो लोग पूछेगी कि आपका गेहूं सर्टिफाइड है, जैविक प्रमाणीकरण किया हुआ है आपका खेत का, तो आपको उसके दाम भी ज्यादा बड़े लगे मिलेंगे। और जो बाकी के जो अपनी सब्जी रहेगी, या जो भी फसल अपने खेत में जो 7 एकड़ है आपके पास खेती है, उसमें का हाँ ना जो हाँ। अनाज है या सब्जी है जो उगाया आपने, तो उसके रेट अच्छे मिलेंगे। तो ये मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि पहले 5 साल के पहले आपने माटी परीक्षण किया था क्या, मिट्टी का परीक्षण लिया था क्या? और उसमें हाँ ना, सेंद्रीय कर्ब और पीएच उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है, ये पूछना चाहता हूँ। उससे 5 साल के पहले से और आज में जब अभी तुम्हारे को सितंबर में जो डेमो आया मेरा, अभी माटी परीक्षण का, सितंबर में, उसमें और 5 साल के पहले, जो 5 साल के पहले हम करते थे, हमारे पास रिसोर्ट के पास एक करड़ा है, पंजाब कृषि विद्यापीठ के जो संस्था है छोटी, वहाँ पे हम करते थे करड़ा में। तो उससे और आज, मुझे 5 साल के बाद समझो, बताता सर मैं, बहुत ही अलग तरीका हो गया।
डेमो का आने का, उसका रीजन आने का बहुत ही अलग तरीका है सर। अभी जो जैविक कर्ब है केमिकल का और जैविक का, उसमें जैविक में बहुत ही बड़ी तकदीर आई है सर। हाँ, उसमें क्योंकि आंकड़े में बताने की कोशिश करो हमारे की। सर अभी मेरे पास तो अंदाजन अंदाजन अंदाजन। अंदाज तो नहीं पता था सर। मेरे पास उसका डेमो मतलब रिपोर्ट है, लेकिन अच्छा अभी मोबाइल में नहीं ना, अभी वैसा मैं बता नहीं सकता कि कम से कम कितना है तो। अच्छा। हाँ सर, मैं अगले मीटिंग में जब ज्वाइनिंग होगा तब मैं 100% बता देता सर तुम्हारे को। जी जी। हाँ हाँ, और धन्यवाद भाई साहब जी। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद गजानन भाऊ, धन्यवाद नीलकंठ भैया, बहुत सुंदर चर्चा संवाद हो रहा है। और मैं आगे आदरणीय गजानन भाऊ, आप एक जगह पर खड़े रहिए, और जो आप अभी आपका जो और भी पीक होगा ना खेती में, आप थोड़ा सा दिखाइए। या मूंग अभी मूंग की है या कुछ है और? नहीं, अभी धूप के दिन मूंग ही है, बस बाकी कुछ नहीं मैडम। अभी धूप के दिन मूंग है, और जब आता जून के बाद जो होगा सोयाबीन होगा, उड़ीद मूंग। मूंग नहीं डालते हम, उड़ीद डालते हैं। अच्छा, चना अभी गेहूं? जवार भी लगाई है ना आपने, जवार? हाँ, जवार है गज, ना सर, ग, बहुत दूर ग, अभी या ये खेत से बहुत दूर है, वो ऊपर है। गजाननराव, हाँ हॅलो गजाननराव, हाँ, बोला ना। ते तुमच्या कॅमेऱ्यावर समोरून काहीतरी याच्यासारखं आहे, ते एकदा पुसून काढा, म्हणजे मग क्लिअर, व्हिडिओ क्लिअर नाही दिसून राहिला. समोर कॅमेरा एकदा पुसून काढा तुम्ही, नाही तर हा कॅमेरा एकदम क्लिअर दिसून राहिला तुमचा, जो हाँ, हे मागचा कॅमेरा. हा, आता दिसून राहिला. हा, एकदा पुसून काढा परत एकदा अजून, आता एकदम क्लिअर दिसून राहिला. ते मागचा कॅमेरा आहे का नाही? नाही नाही, दिसत हा, आहे, आता दिसत क्लिअर आता क्लिअर दिसून राहिला, आता क्लिअर दिसून राहिला. आहे. हे काय फवारणी करायसाठी चालू आहे पाय, त्या नाही है. आता ये आता जो पूर्ण मूंग की क्लिअर दिसून फसल है, राहिला, पूर्ण ये क्लिअर. कितने आता दिन काय अडचण नाही. में तैयार हो जाती है? सर अभी ये 25 मार्च को हमने उसकी बुगाई की है, और कटिंग कम से कम 10 मई या 15 मई तक आती सर। अच्छा। लेकिन और सर उस एक बात बोलूं क्या सर मैं? जी जी, बोलिए बोलिए। ये अभी दिख रहे हैं ना आप, हाँ 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 ये थोड़े, ये जो पीला मोजा रहता ना, हाँ हाँ। वैसा मेरे खेत में ये मूंग में थोड़ा थोड़ा ये 1-2% दिख रहा है मेरे को, ज्यादा नहीं, 1-2%। अच्छा। मैं तो अभी पहले भी बात करना चाहता था आपको, लेकिन मैंने बोला अभी कैसे बात करें। ये देखो, ये पीला जो है ना, पीला मोजा जैसा, तो ये बहुत कम है, लेकिन उसको निकाल के जमीन में गाड़ दो, क्योंकि ये आगे फैला ना जाए बाकी को इसमें। मैं क्या करता, मैं खेत में अभी जब घूमता ना, हाँ तो ऐसा दिखा तो ऐसा उसको खेत के बाहर गाड़ता नहीं, लेकिन खेत के बाहर निकाल देता उसको। जी जी। क्योंकि हाँ उसमें अपने सोयाबीन था क्या पहले, इसके पहले इसमें? हाँ, सोयाबीन तूर थी। अच्छा। हाँ, ये सोयाबीन पर बहुत अटैक करता है ना अपने तरफ। हाँ हाँ, पीला पीला मोजा बोलते हैं हम उसको। हाँ, तो इसमें बहुत जल्दी अटैक कर देते हैं। तो हम्म। आपने तो दशपर्णी अर्क और ये तो उसमें छिड़काव किया होगा ना अभी? 10 परनी अर्क, अभी आज भी 10 परनी अर्क छिड़काव करने का है सर। अच्छा, और नीम ऑयल? लीम ऑयल बनाया नहीं सर, जो मेरे पास पेंट ही ना अपनी लिंबुली की। निम्बुली, अच्छा अच्छा। हाँ, उस पेंट का ये बनाया मैंने, लिक्विड बनाया। कल से उसको गोमूत्र में भिगा के रखा था। अच्छा। हाँ, और आप जो जैविक कीट नियंत्रण करना है, तो इसके लिए कुछ एंटीना, फेरोमोन ट्रैप ऐसे कुछ लगाते हैं क्या? वो पीले, और वो मैंने निकाल के रखे, वो पीले मूंगफली में, सोयाबीन में, मूंग में, वो जो पीले नीले स्टिकर रहते ना, हाँ हाँ, बराबर, स्टिकी ट्रैप। स्टिकर छापले, वो लगा था सर मैं। हाँ, वो भी। और जब पंछी बैठने के लिए थोड़ा अपने कांबट जो बाम्बू के अपने एंटीना बना देंगे, तो इस पर ये भी बैठ सकेंगे, पंछी बैठ सकेंगे, और थोड़ा मुरमुरे
कुछ डालेंगे तो ये चुभने के लिए आएंगे तो इसको अल्ली बराबर दिखती है और वो बराबर खाते हैं उसको। तो ये भी इसमें आप कर सकते हैं एंटीना जैसे। एंटीना जैसे थे वो सोयाबीन में बनाए थे मैंने, क्योंकि वो 2.5 फुट के बनाए थे सर मैंने। हाँ जी जी। हेलो, हाँ 2.5 फुट के बनाए थे सोयाबीन के खेत में। अभी इसमें जो फवारनी करने की थी तो वो अभी 15 दिन के पहले लगाए थे, नीले पीले सापले। जी अभी वो निकाल दिए खेत के, क्योंकि उसके ऊपर पूरे के पूरे वो ये जो मच्छर है, बारीक बारीक कीट है, वो रस शोषण करने वाले कीड़ी है, वो पूरे उसके ऊपर छिटक गए थे, इसलिए वो निकाल दिए खेत से। नहीं अभी ये फ्लोरा अपने फ्लावर स्टेज में नहीं है ना अभी? नहीं, अभी फ्लावर स्टेज आ रहा ना सर, ये देखो ना, ये थोड़े थोड़े फ्लावर फ्लावर आ रहे स्टेज हैं में ना। आ रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी आपको एंटीना बनाने के बहुत है, क्योंकि अभी उसका डवरनी वखरनी तो सब हो गया, उसमें कुछ अभी मशागत करने का काम नहीं, तो आप उसमें एंटीना बना सकते हैं, क्योंकि उसकी अड़चन नहीं होती है डवरनी के लिए। सर तो 1 हेक्टर में 10 बनाए तो चलते ना? हाँ हाँ 10 बनाएंगे तो बहुत अच्छे ये हो जाएंगे, उसमें से 7-8 भी मैंने बनाएंगे। अपने लंबाई जो खेत की लंबाई कैसी है इस हिसाब से आप उसका बराबर नियोजन करेंगे तो बहुत उसका फायदा हो जाएगा आपको। और इसमें आपको जो पानी का है वो पानी कैसे कम नहीं गिरे ये भी ख्याल रखना है, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज में पानी बहुत देना पड़ता है। और न सर, ये पानी तो मैं मोकला देता ना, पानी स्प्रिंकलर से नहीं देते ना हम। जी वो जी जी। पानी की सही तकलीफ नहीं सर। तुमने आप ये जो बताया कि पिंजरे बनाने के, तो वो 100% सर मैं कल या आज बना के दे रखता। जी 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 ओके सर, आगे चर्चा जारी रखें। ठीक है, धन्यवाद सर। जी गजानन भाई, बहुत सुंदर आदरणीय नीलकंठ भैया आपने संवाद चर्चा की गजानन भाई से। और मैं आगे आदरणीय गजानन बाजर जी से निवेदन करती हूँ नेतृत्व से। अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी गजानन भाई से पूछ सकते हैं। जी गजानन भाई। ठीक है, तकाई गजानन बाजर जी। हाँ बोलिए ना मैम। नेतृत्व से जी। जी आप भी गजानन भाई से कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो सादर निवेदन करती हूँ आपसे। ओम ओम सदन को प्रणाम। आदरणीय गजानन जी। हाँ बोलिए ना सर। हॅलो हॅलो, जो आपला प्रमाणीकरणाचा विषय होता का नाही तुम्ही म्हणता? हाँ 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 तर 2-2 वर्षाचं सर्टिफिकेट पूर्ण कंपनीचं झालेलं आहे असं माझं म्हणणं आहे. अहो तुमचं म्हणणं तेच. आता तुम्हाला आता मी सांगितलं ना कालच विषय. कारण विषय काय झाला, ज्याचं ओरिजिनल ज्यानं ओरिजिनल शेती केलं नाही त्याचे प्रमाणीकरण याने करून दिले. हो करून दिले, बरोबर आहे. हो हे तर मान्य आहे का तुम्हाला? ज्याचं ओरिजिनल म्हणजे ओरिजिनल जे शेतकरी का, आता समजा मी हो, समजा तुम्ही कवा जरी आले माघारी बी, तुम्हाला तर माहिती आहे आपला स्वभाव. हो आपलं बरोबर आहे, कसं बरोबर. ते बोललेल्या माणसाचं काम करत नाहीत ना हे. नाही करत नाहीत. नाही याच्याकडे कसं साबळे साहेब. हा बोला हॅलो? बोला गजानन. हा हा बोला बोला गजानन. नाही याच्याकडे कसं, हे जे आता जैविक मिशन चालू आहे का नाही, तर हे जे आमच्यासारखे 10-15 लोक जे कंपनीमध्ये आहेत ते हा. ओरिजिनल करणारे गजाम भाऊ सारखे आमच्यासारखे असे 250-300 लोक आहेत. 10-15 लोक ओरिजिनल शेतकरी निघतील, बरोबर आहे का? बरोबर आहे. तर ते आमच्या सारख्याच गजाम भाऊ म्हणतात ते का माझं प्रमाणीकरण अजून झालेलं नाही. आता याचं हे ओरिजिनल करून याचं प्रमाणीकरण झालेलं नाही. आणि जे लोक नुसतेच नावाले येतं की बघ खूप श्रीमंत माणूस आहे, याचं व्हाय पाहिजेत, तर हे जे कर्मचारी नेमलेले आहेत शासनाकडून, तर हे लोक कसं ते उचलून धरून राहिले ना आमच्या सारखे जे मांग आहेत आम्ही म्हणत राहिलो. पुन्हा काय झालं गजानराव, तुमच्या लक्षात आलं का? मी तुम्हाला काल काय विषय सांगितला होता की यायचं काय झालं, यायले जे मोठेपणा ज्याला आले, हो हो त्याचं हे काम करायला. तुम्ही सांगा, माझ्याच वावरातून यायनं माती नेल्या, सगळ्या लोकांचे डेमो माझ्या वावरातले का नाही यायचे? हो ना हो ना हो ना, बरोबर आहे. मी जर उद्या, आता समजा आपल्या मीटिंग मध्ये बोललो, मी का लपून बोललो का? नाही नाही लपून नाही, बरोबर. इस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे।
लेकिन इसका ये जो आपने अभी चर्चा की, इससे ये हल निकल रहा है कि जैसे भी कल भी जगन भाऊ बगाड़े जी का ये भी कहना था कि जो लोग सच्चाई में करते हैं उसको बहुत तकलीफ होती है, और ये जो कुछ अधिकारी होते हैं उनको ज्यादातर तकलीफ देते हैं। तो ये भी आपका भी, ये भी समस्या भी है आपकी की भी, ये जो सच में कर रहे हैं, असली जैविक खेती कर रहे हैं, उसमें पीछे रह रहे, प्रमाणीकरण हो या और भी कुछ बातें हो सकते हैं उसमें। तो इस पर अपन जैसे डॉक्टर दुबे सर बोलते हैं कि अपन कुछ लिखित में या जन आंदोलन के रूप में ये अपन समस्या निपटा सकते हैं। हमारे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई जी ने भी कल बताया था। तो इस प्रकार से अपन इस समस्या का हल करेंगे। तो आगे अपन चर्चा जारी रखेंगे कि मैं गजानन भाऊ से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मूंग का फसल है आपका, तो इससे आपको एक एकड़ में कितना खर्चा आता है और उत्पन्न खर्चा निकाल के कितना रहता है? क्योंकि 55 दिन आपको इस खेत में इस फसल को लगते हैं, तो 55 दिन में 1 एकड़ का हिसाब अंदाजे अंदाजे बोल दे तो किसान को भी क्या फायदे होने वाले हैं? तो हम रासायनिक से कितने बच सकते हैं और जैविक में अपन इसमें जो अपना नफा होता है वो कितना ज्यादा होगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देंगे तो थोड़ा किसान को भी समझ आएगा। ठीक है। सर, ये जो आपकी बात है वो तो मैं सही में बताता, क्योंकि जो खर्चा है, खर्चा तो मेरे ख्याल से 0 बजट का है। क्योंकि अभी धूप के दिन है, हम 10 पन्नी बना सकते हैं अपने छाव में, नीम के झाड़ के नीचे हो, आम के झाड़ के नीचे हो रख सकते हैं। ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, वो जो अभी आड़ी के लिए लगता, वो ब्रह्मास्त्र भी हम बना सकते हैं। जीवामृत बना सकते हैं। अभी अब घर में जो हमने इस दिन में, मूंग के दिन में जो बनाए, तो खर्चा तो नहीं होगा ना सर? हाँ होगा ना, खर्चा कितना होगा? अभी जीवामृत बनाने का, अमृत पानी बनाने का, वो 100-200 में हो जाता। 10 पन्नी अर्क बनाने को तो 1 रुपया भी नहीं लगता सर। गोमूत्र अपने घर का ही है, गोमाता का, तो वो खर्चा होने की जरूरत भी नहीं। खर्चा होगा तो अपने बीज का, जो बीज लगते हैं अपने को कम से कम 4,000 का बीज लगता सर, बाकी कुछ भी नहीं लगता। और वो बुआई का खर्चा जो ट्रैक्टर का होगा, तो कम से कम कैलकुलेशन करके मेरे ख्याल से तो कटाई तक, उसकी हार्वेस्टिंग तक 6-7 हजार रुपया पकड़ो खाली सर। बाकी उसके ऊपर खर्चा नहीं हो सकता। पूरा हार्वेस्टिंग और बुआई और बीज का खर्चा, क्योंकि खत तो हमारे घर का ही है, औषधि पूर्ण हमारे घर की है। लगे उसमें लगता क्या है, बेसन तो हमारे घर का ही लगता है, गुल जो लगेगा वो तो हमारे घर का, ये समझो। लेकिन कम से कम सर, मेरे ख्याल से मेरे खेत में अभी तक मैंने जो कैलकुलेशन किया, उसके हिसाब से मेरे 2.5 एकड़ में मेरे को कम से कम 7,000 तक खर्चा आया, उसके ऊपर नहीं आया सर। नहीं, आपकी मजूरी भी और जो कुछ सामग्री लगती है उसका खर्चा पकड़ के अपन ने 7 से 8 हजार तक अपन ने पकड़ा है। जैसे हाँ बेसन भी घर का होगा, लेकिन उसका तो जो दाम है वो पकड़ना पड़ता है हिसाब में। तो मैं आपकी मजूरी भी जो पकड़ेंगे तो 7.5-8 हजार तक ये खर्चा जाएगा 1 एकड़ का। हाँ सर। आपने 4,000 बीज का ये जो बोला है, और एक बुआई हेक्टर का है सर, वो एक हेक्टर का 4,000 रुपये, म्हणजे एक जो बैग रहती 5 किलो की, वो 800 रुपए की रहती। 8-5 अच्छा। 40, 4,000 का हो जाता बीज का खर्चा। हाँ हाँ। और जो बुआई को लगते, ट्रैक्टर से बुआई करेंगे तो उससे, या आप कह सकते हैं, आप कहते हैं उससे मजूरी का, तो हाँ हाँ। उसमें से कम 1500-1600 रुपए लगते बुआई को। अच्छा। और वो जो नींदन का खर्चा है, डवरनी का खर्चा है, वो 1,500-2 हजार का पकड़ो। हाँ, 8 हजार 2,000। तक, 8 हजार तक हमारे को वो 400-500 रुपए गुल का खर्चा।
बस। हाँ अभी मैंने पहली फवारनी गजू भाऊ को नहीं पता होगा, मैं अभी बताता आपकी मीटिंग में, मछली का बनाया था। जो पहली मछली से दवाई फवारनी बनाई थी। मछली और गुल से जो बनाया था मैंने, वो डाला था जनवरी महीने में। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मैंने बनाया था 2.5 2.5 किलो का, 2.5 किलो गुल और 2.5 2.5 किलो मछली। तो उससे क्या हो गया सर, उससे जो कोकड़े का प्रमाण है, जी ये धूप के दिन में कोकड़े का प्रमाण थोड़ा बढ़ गया था, क्योंकि वो पूरा वो बढ़ने के लिए रहता ना खाद मछली हाँ का। हाँ तो हाँ उससे थोड़ा सा मेरे खेत में थोड़ा कोकड़े का प्रमाण आया था। हाँ, इससे मावा मावा ज्यादा आता है ना। हाँ, मावा तुड़तुड़े पांढरी मासी का थोड़ा सा प्रमाण बढ़ गया था। उसके ऊपर जब ये निम्बुली पेंट थी मेरे पास, जी तो उसमें 2 बार 8 8 दिन के, 8 दिन में 2 बार, 4 दिन में आज किया कि 4 दिन बाद, आज किया कि 4 दिन बाद, ऐसा 8 दिन में 2 बार जब वो पेंट का छिड़कावा किया, लिम पेंट का, तो जगह पे आया। अच्छा। तो अपन समझ के ये मजूरी पकड़ के 1 हेक्टर का खर्चा बताया आपने, 8 8 9 हजार तक आप जाता होगा आप ये एक सब, हेक्टर का। अगर हमने खेत थोड़ा सा सर, ये जो ग्रीन प्लांट का खत है या शिव शक्ति का है, बायोटेक का कौन सा भी खत हो, जी अगर वो लिया तो 10 हजार रुपए लगेंगे, उसके ऊपर तो खर्चा नहीं आता सर, हाँ 1 हेक्टर को। 1 हेक्टर को। तो अभी उसका उत्पादन बताइए कि कितना कल हाँ, गए साल में हुआ था या ये साल में होगा आपको। गए साल से इस साल ज्यादा होगा सर, मेरे ख्याल से तो मेरे को 15 क्विंटल तक हो सकता है, मेरे ख्याल से इस साल का। 1 हेक्टर अभी में। 1 हेक्टर में 1500 क्विंटल, 15 क्विंटल का कम से कम उत्पन्न होगा सर मेरे को, कम से कम। अच्छा कम से कम पकड़ो, ज्यादा से ज्यादा पकड़ो, 15 क्विंटल बोले तो 70 हजार, 1 लाख, 1,10,000 5,000 का तक हो जाता सर ये। अच्छा अच्छा। और हाँ, उसमें से अपन ने जो खर्चा पकड़ दिया तो उसमें से निवल जो नफा है 1 लाख रुपए बचेगी आपको। 90 हजार तो 100% सर बचेंगे। जी जी। हाँ, 90 हजार तक पूरे के पूरे 100% बचेंगे सर। और जो आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन और जो जैविक कर्ब बढ़ाया वो अलग। वो तो अलग है सर। हाँ और मिट्टी भी अपनी अच्छी हो गई, ये भी उसमें पैसे से भी ज्यादा ये हो गया मिट्टी उसका मुनाफा। मुनाफा सबसे ज्यादा सर, मुनाफा मेरे ख्याल से तो मिट्टी में होना चाहिए, जी क्योंकि जी ये जो केमिकल से आज वही खेत है सर, वही आदमी है, वही का शेतकरी है, बदला कुछ भी नहीं है। कम से कम ट्रैक्टर बदले, अपने बैल छोड़ के हमने ट्रैक्टर को पकड़ा। तो अभी तुम मेरे ख्याल से तो मेरे खेत में अभी कौन सा ही ट्रैक्टर लाया, कुछ भी किया तो मेरे को कम टाइम लगता। मेरे काका जी के खेत में, मेरे आसपास के खेत में नागरनी करने को सर कम से कम 4 व्हीलर ट्रैक्टर लग रहा आज। ये अपने जो 50 का ट्रैक्टर जॉन डियर भी नहीं चलता सर आज। वो पुराने मिट्टी जमाने, पूरी कड़क हो गई ना केमिकल पूरी यूज कड़क। करने से। हाँ, आणि पुराने पुराने जमाने में हमारे काका जी है, हमारे आजोबा थे, बुजुर्ग थे, वो बैल से नागरी करते तो अच्छे होती, वो 4 व्हील से भी अच्छी हो जाती। आज तो 4 व्हील लग रहा सर। आज आज 4 व्हील लग रहा, 10 साल क्या जेसीबी लगेगी क्या, ये मेरे को नहीं पता। तो मेरे ख्याल से तो लगेगी जेसीबी 10 साल में, अगले 10 साल में। जी जी। जब बहुत बहुत अच्छा आपने ये जैविक के लिए। पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप आपके आजू बाजू में और खेत है क्या मूंगफली के, क्योंकि बंदर नहीं का सर, ये जंगली जानवर होते हैं, इसका बंदोबस्त कैसे करते हैं, इससे अपना नियंत्रण कैसे करते हैं। सर मेरे पास आसपास तो कोई खेत वाला नहीं है। मेरे पास ये देखो, ये मिर्च है मेरे काका जी की, लेकिन ये केमिकल की है। जी ये जी मिर्च ये मिर्च दिख रही है ना आपको, मिर्च है, पपई है, इसमें सीताफली लगी हुई है, लेकिन ये केमिकल का है। तो इससे क्या है कि जो बंदर का है तो वो, जब हम दिन भर भी खेत में रहते, रात में भी खेत में रहते, उससे तो मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होती। और जो हमारे पास कुत्ते हैं वो ही अपना सब कुछ है, बंदर के लिए, ये हरिन के लिए, अपने रोही के लिए,
जंगली जानवर के लिए। गजानन और भाऊ, रही बात सुअर की, तो सुअर सर हमारे इधर सुअर नहीं है। हमारी को गजानन तो भाऊ आपके बाजू में अगर रासायनिक खेत है तो आपके जैविक खेती पर कुछ प्रभाव पड़ता है? पड़ता है ना मैडम। ये देखिए ना, ये जो केमिकल खेती है उसमें देखिए मैंने कितना छोड़ा है। ये जो अपना दोनों का धुरा है ना, दोनों हाँ, मेरे काका जी और मेरी की जो सीमा है उसके ऊपर 10 फुट मैंने अपनी मूंगफली पेरी नहीं है, खाली रखा है वो। क्योंकि खाली क्यों रखा है वो भी बात बता सर मैं तुम्हारे को मैडम, कि जब उनका छिड़कावा चलेगा और हवा हमारे तरफ जो होंगी तो हमारे मूंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। और ये साइड को वो है, एक साइड को अपनी जो घास है, घास जानवर के लिए वो जी लगा जी है। वो लगा है एक एक साइड को। जी जी एक जी। साइड को नागड्डी है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो केमिकल का है तो इसके ऊपर, इसके बीच में, हमारे दोनों के सीमा के बीच में 10 फुट छोड़ दिया हमने। देखिए आपने वो जगह आपकी खाली हो गई है ना, 10 फुट की। खाली रखी है मैडम, खाली रखी है हमने, क्योंकि उनका जो छिड़काव चलता केमिकल का उसके ऊपर हमारे तरफ जब हवा होंगी तब वो उनके छिड़कावे के छाले हमारे खेत में नहीं आने चाहिए ना, इसलिए वो 10 फुट का छोड़ दिया। वो आए तो 10 फुट में गिरेंगे, हमारे मूंग के ऊपर नहीं आ सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर गजानन भाऊ। अब ये तो अपने आपको ही करना है ना, अपने को बचाना है तो हमें ही थोड़ा दूर रहना है ना। ये आपने बहुत अच्छे से कर दिया है। और आपके जो दशपर्णी जीवामृत है, अब केचुआ खत है, ये आप कहाँ पर करते हैं, थोड़ा सा दिखाते तो। अभी मेरे को जाना पड़ेगा वहां पे, वो मेरे आम के नीचे है, आम का पेड़ है, अच्छा, उनके नीचे है वो। चलिए और एक ठीक है। ये जो अपनी बाम्बू की जाली है उनके नीचे है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं गजानन भाऊ। अभी आपसे संवाद करने के लिए पतंजलि अनुसंधान केंद्र से आदरणीय पवन कुमार सर को मैं निवेदन करती हूँ कि आज के हमारे मुख्य वक्ता गजानन भाऊ जी से कुछ संवाद करने का कष्ट करे। जी आदरणीय पवन कुमार सर। जी गजानन भाऊ, आपके आसपास भी कोई होंगे तो उनको भी बोला दीजिए, अगर वो कोई जैविक खेती कर रहे हैं तो। सबसे ठीक है, पहले ठीक मैं है। आदरणीय पवन कुमार सर से निवेदन करती हूँ, आपके साथ जी चर्चा हाँ, करेंगे। जी धन्यवाद। गजानन जी का बहुत अभिनंदन आज की कक्षा में अपने अनुभव बांटने के लिए, अपना वीडियो चालू करते हुए खेतों को दिखाने के लिए। और मुझे आशा है कि आपका जो कार्य अब ये कर रहे हैं उसको आप और बेहतर ढंग से आने वाले समय पर जो आप कर रहे हैं उसको और अच्छी तरह से करेंगे। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो कहा कि आप मूंग में पानी को ऐसे ही छोड़ देते हैं और स्प्रिंकलर ड्रिप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम्म। आमतौर से ये बताया जाता है कि जो जब हम स्प्रिंकलर ड्रिप करते हैं तो पानी की बचत हो जाती है। लेकिन आप पानी की बचत क्यों नहीं करना चाहते हैं? उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान? जी। सर एक पहला फायदा ऐसा है सर इसमें से, कि जो आप स्प्रिंकलर से पानी देते हो उसको 8 दिन में दोबारा देना पड़ता, और पानी वही लगता जो मोकला पानी देने को एक एकड़ को 10-12 घंटे लगते हैं। तो 1 एकड़ को स्प्रिंकलर से पानी देने को 12 तास लगते। वही दोनों टाइम सेम है सर। लेकिन जब मोकला पानी देंगे तो 15 दिन के बाद देना पड़ता। एक पानी 15 दिन, एक पानी 15 दिन, ऐसे 4-5 पानी दिए गए तो 5 पानी अगर हुए हमारे तो पूरा मूंग निकल जाता सर। और स्प्रिंकलर से हमारे को कम से कम 10 या 12 बार भिगोना पड़ता। 6-6 घंटे हम स्प्रिंकलर रखते सर, तो भी 8 दिन में वो सूख जाता पूरा का पूरा। और जो मोकला पानी देते तो उसमें से मेरे ख्याल से, जब मैं तो थोड़ा बुजुर्ग नहीं, मेरे आजूबा हमारे जो दादाजी है वो बताते थे पहले से भी, कि जो मोकला पानी देंगे तो वो जमीन भी अपनी, जो नीचे के जो अपने कचुए रहते अपने जमीन में, गांडूर रहते, वो भी ऊपर आते। और स्प्रिंकलर पानी से जब वो पूरा ऊपर का सूख जाता तो वो नीचे चले जाते। और ये जो अपने जमीन की जो पौष्टिकता है वो मोकले पानी से बढ़ती है। मैं नहीं कहता सर, मेरे दादाजी कहते हैं ऐसा। अभी
ये तो हो गया धूप के दिन हम तो मोकला देते, लेकिन तूर होंगी, अपने चना होगा, पानी मोकला रहता सर हमारा पूरा। क्योंकि वो जो जमीन की ताकत है, मेरे ख्याल से नहीं, मेरे पिताजी, मेरे आजोबा के ख्याल से कि वो बढ़ जाती ताकत। और ये जो फल की मूली है सर, वो स्प्रिंकलर से मोकले पानी से बढ़ जाती, स्प्रिंकलर के पानी से नहीं बढ़ती, कम रहती, लेकिन ये इससे बढ़ती। और पानी देने के फायदे मोकले ये है सर कि 15 दिन में एक बार देना पड़ते, और स्प्रिंकलर का पानी 8 दिन में 15 दिन में 2 बार देना पड़ते सर। जी 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 गजानन जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपके अनुभव के आधार पर। आपने ये जो पद्धति है इसके बारे में आपके जो स्थानीय कृषि अधिकारी हैं या जो भी अन्य ऐसे वैज्ञानिक हैं उनके साथ भी क्या इसके बारे में कभी चर्चा हुई है? उन्होंने होए ना सर, आपके हमारे जो कृषि सहायक है, मेरे जिगरी, ऐसा मैं कह सकता हूँ, मेरे पिताजी के उम्र के है वो, महेंद्र साहब, सिंदखेड़ राजा के है, हमारे को रिसोर्ट में थे वो पहले 1-2 साल के पहले। तो सबसे जैविक खेत में उन्होंने मेरे को लाया। आपको सही बात बोलती मैं, कि सबसे पहले उन्होंने मेरे को जैविक में लाया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप जैविक करेंगे तो 10 साल के बाद जो आपने को मुनाफा होगा वो तुम्हारे काका जी को, तुम्हारे गांव वाले को नहीं होगा। सबसे पहले मेरे को तो प्रोत्साहन उन्होंने किया, अपने मैत्र साहब है मेरे, जिगरी कहते हैं हम उनको, उन्होंने किया है सर सबसे पहले। और उसके बाद तो मैं ग्रीन प्लांट में जुड़ गया। ये पंजाब की जो सर है हमारे, सिंह, उनका पूरा नाम नहीं मेरे को पता, लेकिन सिंह बोलते हैं हम उनको। तो उन उनमें ज्वाइन हो गया सर। और आज तो 3 साल से मैं तो अपने पंजाब राव कृषि विद्यापीठ के जैविक मिशन में शामिल है सर। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया गजानन जी, आप ऐसे ही लगे रहिए, काम करिए, अपने अनुभव बांटते रहिए, इस मंच पर भी आते रहिए। और ये जो आपकी पद्धति है बहुत सुंदर तरीके से, लेकिन इसने हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों को, सरकार को भी चैलेंज किया है कि ये इस तरह से जो उनके अनुभव हैं, सिंचाई करने के जो अनुभव हैं, और उसके लिए अगर रोशन लाल जी कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो वो भी बांट सकते हैं। रोशन लाल जी अगर हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो वो भी आप अपनी बात संवाद कर सकते हैं इस विषय पर। जी सर, जी धन्यवाद सर, सदन को सादर नमन। एक्चुअली में जो गजानन जी का जो खेती कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके अनुभव में कुछ चीज़ें आई होगी, इसलिए इन्होंने फ्लड इरिगेशन को ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है। पर ये कहीं समझने में थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि फ्लड हम कहीं से भी उसको अच्छा नहीं मान सकते उसकी स्प्रिंकलर के उसमें। तो हो सकता है कुछ अनुभव की चीज़ें होगी, कहीं कुछ इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने बोला कि उसमें ज़्यादा फली आई थी, इसमें इस बार ज़्यादा फूल आ रहा है, उसमें कम फूल आए थे। तो कई बार क्या है, खेती इसको हम ऐसा समग्र विषय है, इसमें एक कोई कारक कभी काम नहीं करता, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। और कई सारे फैक्टर्स को कई बार हम एक फैक्टर का कारण समझ लेते हैं, तो इससे भी कई बार समझने में भूल होती है। तो ये भी हो सकता है एक कारण कि इनको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो पिछले बार मैंने खुला मतलब स्प्रिंकलर से दिया था उसके कारण इस बार पट पानी दे रहा हूँ तो इससे मुझे ज़्यादा फायदा हो रहा, तो ये भी समझने का हो सकता है। और दूसरा टाइम का जो इनने बोला है वो थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा इनसे, गजानन जी से, कि 6 घंटे अगर हम एक जगह स्प्रिंकलर चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, चाहे कैसी भी ज़मीन हो। हम जो सामान्य स्प्रिंकलर में हम अभी शरद भैया भी जुड़े होंगे, तो ये जो अपना नर्मदापुरम का क्षेत्र है, यहाँ स्प्रिंकलर बहुत यूज़ होते हैं। मतलब छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये स्प्रिंकलर मतलब मध्य भारत का जो क्षेत्र है इसमें स्प्रिंकलर बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं। तो इन लोगों अभी भैया बता सकते हैं कि 3 घंटे, 2 से 3 घंटे स्प्रिंकलर एक बार, ज़्यादा इससे ज़्यादा मूंग उड़द में नहीं चलाना चाहिए।
और ये पर्याप्त होते हैं। फिर हम उसकी टाइमिंग्स मतलब नंबर ऑफ इरिगेशंस बढ़ाते हैं, जिससे जो क्रॉप को हमेशा मतलब जब उसकी क्रिटिकल स्टेज होती है तब उसको पानी मिलता है और उसको स्ट्रेस नहीं आता, कोई तनाव उसको नहीं होता, तो उससे उत्पादन अच्छा मिलता है। और कुछ इन्होंने जो इसके लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बढ़िया कर रहे हैं। खूंटी का जो हमारा जो नीलकंठ भैया ने जो खूंटियों का बोला कि टी आकार की खूंटी, जिसको ये एंटीना की बात कर रहे हैं, तो वो जरूर लगाएं। 10-15 प्रति एकड़ के हिसाब से लगाएं। हेक्टेयर में 20-25 लगा सकते हैं। जितनी ज्यादा खूंटियां लगाएंगे आपको उसके परिणाम मिलेंगे, चिड़ियों को बैठने का आश्रय मिलेगा और उससे आपके कीट कंट्रोल में सहायता मिलेगी। दूसरा एक ज्वार आपके यहाँ बहुत होती है, तो ज्वार के बीज भी, क्योंकि मुझे जो खेत आपका दिख रहा है उसमें खाली जगह बहुत है और सामान्यतः दूसरी जगह जहाँ जो हमारे होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर में जो तुअर होती है, इनमें वो मूंग होती है, वो पूरा कवर हो जाता है, मतलब आपको देखने को जगह नहीं मिलेगी। तो इतनी घनी मतलब क्रॉप की ग्रोथ अच्छी आ जाती है, तो उत्पादन वहाँ 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ और उससे भी ज्यादा वो लोग ले रहे हैं। तो ये तो एक अलग बात हुई। तो उसमें थोड़ा सा खाली जगह में अगर ज्वार के बीज आप फेंक दें, ज्वार के दाने फेंक दें, तो वो भी क्या चमक दिखती है पक्षियों को, तो वो चमकीले सफेद दाने के चक्कर में हमारे पक्षी आते हैं और उससे इल्लियों को कंट्रोल करने में हमको बहुत आसानी होती है। तो एक प्राकृतिक खेती नियंत्रण का, और मुख्य रूप से जो जल संरक्षण की बात कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा गजानन जी और थोड़ा सा उसको देखेंगे, थोड़ा और समझेंगे तो हो सकता है कुछ नए विचार आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी ओम। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रोशन दल भैया और गजानन बाजर जी जो हमारे मुख्य वक्ता थे, अब वो लेफ्ट हुए शायद, हमारे सदन में नहीं है उन। चलिए कोई बात नहीं। आगे मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से सादर निवेदन करती हूँ कि जो अब बात हो रही थी डॉक्टर रोशन लाल भैया ने कही, उन पर अपनी टिप्पणी देने का कष्ट करें। जी जी आदरणीय क्या जुड़े रविचंद्र। हैं क्या? शरद भैया जुड़े हैं क्या? ये शरद भैया नहीं जुड़े हैं आज, उनको लेफ्ट हुए। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर से निवेदन करती हूँ। जी धन्यवाद बहन जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। गजानन जी ने मूंग का खेती और बाकी के बारे में बहुत अच्छे से बताया। 2-3 बिंदु है गजानन जी को मैं बताना चाहता हूँ, संवाद करना चाहता हूँ। एक तो है मुख्य बिंदु कि आपने जो बोला है कि एमसी में महिलाओं को खेत में नहीं आना चाहिए, नहीं तो उपज कम होती है, ये सारासार गलत है। मैं खुद खेती करता हूँ और मेरा बचपना करीबन 20-25 साल खुद खेती में ही गया है, देहात में गया है। जो विधवा महिलाएं हैं जिनके घर में पुरुष ही नहीं रहता, वो रोज खेत में जाती है, चाहे उसकी बोने का समय हो, फसल निकालने का समय हो, कभी भी एक भी दिन वो छुट्टी नहीं ली थी। ऐसी 2-3 महिलाएं मेरे गांव में थी और जिनकी खेती बहुत ही बढ़िया थी। मैं 40-50 साल के पहले का अनुभव बोल रहा हूँ और उसमें से तो कुछ गुजर गई अभी। तो इसलिए महिलाओं ने एमसी में आने से कुछ फसल कम होती, इस तरह की जो भ्रांति है, उस भ्रांति को आप दूर करिए, ऐसे मेरा निवेदन है। और इतना ही नहीं, आज आपके जो कृषि सहायक वगैरह बस सारे मित्र है, तो वहां पे भी आप कहीं जाते हो, कृषि विज्ञान केंद्र में हो या विद्यापीठ में हो, तो वहां पे जितनी सारी महिलाएं रहती है, चाहे खरपतवार निकालने के लिए रहे, बुआई के लिए रहे, उसमें से वो रेगुलर मेंबर्स रहते हैं। उनको कभी भी जो युवा महिलाएं भी होती, उनको छुट्टी नहीं दी जाती है और इसके बावजूद उनकी उपज जो होती है अच्छी होती है। तो इसलिए इस भ्रांति को आप मन से निकालिए, यह मेरा एक निवेदन है। दूसरी चीज ऐसी है कि जैसा कि अब पवन सर और बाकी सर लोगों ने भी बोला है कि आप जो ये स्प्रिंकलर का उपयोग है, ये स्प्रिंकलर का उपयोग करने से पानी की बचत होती है। हाँ, उसमें से एक चीज मैं सदन के सामने रख दूं कि जो
क्रॉप्स बहुत नजदीक होते हैं, जैसा गेहूं है, मूंग है, उड़द है, इसमें कैनोपी बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें अगर खुले में हम पानी देवे, अगर उपलब्ध है तो देना चाहिए, ऐसा मैं सिफारिश नहीं करूंगा, लेकिन आपके पास बहुत सारा पानी है और आप दे सकते हो तो उसमें उसका फायदा होता है। लेकिन जहाँ पे जमीन खुली रहती है 4 फीट पे 6 फीट पे ऐसा अगर रहते हैं तो वहां पे खुले में पानी देने का कोई मतलब नहीं है, वो वेस्टेज है। वहां पे तो स्प्रिंकलर बोलो या ठिबक बोलो, इसके माध्यम से ही पानी देना चाहिए। ये दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु ऐसा है, बहुत महत्व का है। साबड़े जी ने आपसे कैलकुलेशंस करवाए और आपने बता दिया कि हाँ करीबन 10,000 तक खर्चा आएगा और बाकी नहीं आता। ये 10,000 के खर्चे में आपने खुद की मजदूरी नहीं पकड़ी और आपने जो बोला कि हमारे घर के लोग यानी भाई और बाकी सब साल भर खेती में रहते हैं, उनकी भी मजदूरी पकड़ो। आने जाने की जो चीजें है आपके पास गाड़ी है या जो भी है जाते हो उसका मजदूरी पकड़ो। और ये सब मजदूरी पकड़ना ही चाहिए। आमतौर पर किसान ये मजदूरी नहीं पकड़ते हैं, इसीलिए फिर वो एमएसपी जो होती है गवर्नमेंट की और बाकी इसमें गलत कैलकुलेशंस होते हैं। तो ये मजदूरी सबने पकड़नी ही चाहिए, चाहे खुद की हो, बच्चे की हो, बूढ़ा बुजुर्ग की हो। क्या वो घर में गोबर भी निकालते हैं, गाय का दूध भी निकालते हैं, पहुंचाते हैं, जो भी है उसको सब पकड़ना चाहिए और ये खर्चे सब लिखने चाहिए। ये खर्चे लिखोगे आप छोटे मोटे, तब आपको सही पैमाने में चित्र आएगा कि हाँ भाई सही में ये खर्चा कितना हुआ है और उसका उत्पाद कितना होना है। बस यही चंद बातें हैं। बाकी आपने मिशन करके जो लिया है तो इसके साथ ना मैं आपकी जरूर प्रगति होंगी। एक चीज लेकिन मैं थोड़ा शेयर करता हूँ पूरे सदन के लिए। अभी 2-4 दिन के पहले मैं सेवाग्राम में एक जैविक कॉन्फ्रेंस में गया था। 2 दिन वहां पे था मैं। वहां का एक निचोड़ एक सिर्फ 2 मिनट में मैं बोल दूं। जो बुजुर्ग लोग थे वो तो जैविक का समर्थन कर रहे थे और उनका कहना था कि भाई दो पहलू है। एक तो है जैविक हमको स्वावलंबी बनाने के लिए, अच्छा खाने के लिए, इस तरह से ये जैविक चलना चाहिए। लेकिन उन्हीं के बेटे जो उन्हीं के बोल रहा, उन्हीं के जो 2-3 बेटे थे वो बोल रहे थे कि स्वावलंबी खेती जैविक के लिए करना एक अलग पहलू है और मार्केट के लिए करना एक अलग पहलू है। हमको मार्केट में ही जाना पड़ेगा और हमको मार्केट में अगर वो बेचना है तो उसको इकट्ठा करना, उसका ब्रांडिंग करना, टैगिंग करना, ये सब अगर हम नहीं करते तो हमारी जो चीजें हैं वो बेची नहीं जाती है और उसमें घाटा आएगा। तो एक ही समय पे एक ही परिवार के युवा पीढ़ी की अलग सोच है और बुजुर्गों की अलग सोच है। इस बारे में भी सदन को मैं बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी, धन्यवाद दुबे सर, बहुत सुंदर। आपने 2-3 बिंदुओं पर अपनी बात रखी। हमारे मुखवक्ता शायद लेफ्ट हुए। उनको अगर पता चलता, कोई बात नहीं, फिर से एक बार उनको हमारे युगार में बुलाएंगे। और मैं आगे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, भाई साहब का हैंड राइज था। जी, सादर निवेदन है आपका। सदन को सादर प्रणाम। अभी जो बात चल रही थी स्प्रिंकलर और फ्लड इरिगेशन की, तो मेरा कुछ अनुभव है उस पे। यदि आपके पास फल बाग है तो आपको मतलब फ्लड इरिगेशन करना चाहिए अल्टरनेशन में, एक लाइन छोड़ के एक लाइन में करना चाहिए। किंतु यदि आपके पास अ, फसल ले रहे हैं आप, तो फिर स्प्रिंकलर ज्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब जी, प्रदीप राज भैया जी लेफ्ट हुए नेटवर्क की समस्या के कारण। अब मैं किसी का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा करना चाहते हैं तो अपना हैंड राइज कर सकते हैं, वरना हम समापन की तरफ चलेंगे। अगर जिनमें कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो सादर निवेदन है आपसे, आप अपना हैंड राइज कर सकते हैं। जी, अगर कोई किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर हम समापन की तरफ चलेंगे।
जी, आदरणीय नीलकंठ भैया जी से मैं निवेदन करती हूँ, आज की हमारी योग की कक्षा और हमारे मुख्य वक्ता के बारे में आप अपनी बात रखें और फिर आभार करा दें। जी, आदरणीय नीलकंठ भैया जी। नीलकंठ भैया जी तक मेरी नहीं आवाज जा रही है। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब। चलिए, आज मैं ही आभार करा देती हूँ। वैसे हमारा समय हो रहा है और हमने चर्चा भी की। आज की हमारी योग कक्षा बहुत सुंदर रही है, बहुत ही अच्छा जो रीना जी ने क्लास ली और हमारी बहुत ही ऊर्जावान बहन मिथिलेश जी ने उनको आमंत्रित किया, उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे मुख्य वक्ता के रूप में जो गजानन बाजर जी ने जिला नेतनसा हेलो, हाँ। जो हमारे मुख्य वक्ता को आमंत्रित किया, उनका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ और आज के हमारे मुख्य वक्ता जी का आभार और हमारे साथ सुबह 5:30 से सभी महानुभाव जुड़े, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय अनूप बिश्नोई जी बहुत दिनों के बाद जुड़ गए आज। आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय बहन कल्पना जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय PFSP से आदरणीय भैया, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय वैशाली बहन जी और हमारे मुख्य वक्ता और हमारी योग शिक्षिका और भी हमारे अन्य साथी लेफ्ट हुए, उन सभी का भी बहुत-बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। कल सुबह मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ योगाहार क्लास में, योगाहार परिवार में। तब तक सबको ओम, सबको नमस्कार जी।